जैसा कि हमने अभी तक समझा था कि कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत को हमें महसूस कराया। तो उनमें से कौन कौन से थे? तो हमने जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो इस तरह कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स को एक स्टार्ट दिया। इसके अलावा दो तीन एक्सपेरिमेंट्स और हैं जिनकी हमने चर्चा नहीं की थी, तो आज उनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला तो है क्वांटम स्कैटरिंग, discrete nature of spectrum, और तीसरा है हीट कैपेसिटी। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट्स थे। तो पहला क्वांटम स्कैटरिंग, दूसरा डिस्क्रीट नेचर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम्स, और तीसरा था हीट कैपेसिटीज एट लोअर टेम्परेचर। तो ये तीन ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे या मतलब इनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स की हमें जरूरत को और महसूस कराया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम स्कैटरिंग की, और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वांटम स्कैटरिंग की। तो क्वांटम स्कैटरिंग होती क्या है? जब जो एक्सरे होती है ये किसी मटेरियल पर जब डाली जाती है, पड़ती है, तो ये स्कैटर हो जाती है। ठीक, यहाँ तो ठीक है, हमने ऑब्जर्व की। लेकिन इसके अलावा एक और चीज हमने ऑब्जर्व की कि जो ये एक्सरेज स्कैटर होती हैं इनकी वेवलेंथ में डिफरेंस होता है, यानी जो स्कैटर हुई है और जो इंसिडेंट एक्सरे उनके में। तो इसे क्वांटम इफेक्ट आ गया। तो हमने किसी मटेरियल पे से हिट की तो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये जो एक्सरेज पे हिट की गई, और ये मान लीजिए इसकी वेवलेंथ लैम्डा, इसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश, ये इलेक्ट्रॉन। हम कुछ इस तरह से ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ ये था, तो ये वो वेव है, यानी ये वो एक्सरे जो हमने इस मटेरियल पर डाली है, ये वो एक्सरे जो स्कैटर हुई है, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिली एक्सरे की, तो वो भी दूसरी डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाएगा, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है या मोमेंटम है, वो जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। ये जो वेव है, ठीक है, जो वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है, या जो फोटोन है, हम ये मानते हैं कि क्योंकि हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से जानते हैं कि जो कोई भी रेडिएशन है वो फोटॉन्स से मिलकर बनी है। तो फोटोन का जो मोमेंटम है हमने मान लिया वो फाई है, सॉरी, फोटोन का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है, ये हमने मान लिया। अब हमने देखा कि जो एक्सरे थी जो स्कैटर हुई थी उसकी वेवलेंथ में डिफरेंस था। और कैसा डिफरेंस था? कि जो एक्सरेज थी जो स्कैटर हुई थी उनकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा डैश वाज ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है ना, यानी जो वेवलेंथ स्कैटर हुई थी उनकी वेवलेंथ ज्यादा थी। लेकिन वेव मैकेनिक्स या जो वेव थ्योरी थी उसमें माना जाता था कि यदि कोई रेडिएशन किसी मटेरियल से स्कैटर होती है तो उसकी वेवलेंथ में किसी भी तरह कोई चेंज नहीं आता। तो ये बिल्कुल उसके थ्योरी के खिलाफ थी। तो फिर इसे पार्टिकल फ्रिक्शन ने एक्सप्लेन किया। किस तरह से, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म्स में h अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये थ्योरी हम यूज करेंगे। हम इसमें दो काम करेंगे। पहला काम हम करेंगे इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन, और सेकंड काम हम करेंगे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। ये हम इसमें ये दो प्रिंसिपल लगाएंगे और फिर इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे इस फिनोमेनन के लिए। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि सिस्टम रेस्ट में था, तो उस पर पहले कोई भी फोर्स नहीं था, और अब जो उसमें नेट फोर्स है वो भी इस पे जीरो हो चुका है, ठीक है। तो इस काम करते हैं।
तो इसके लिए लिखते हैं यानी कि P इनिशियल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम तो केवल इसी का था, इस वाले वेव का, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा h/λ। ये किसके बराबर होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बराबर प्लस ये जो फोटोन स्कैटर हुआ उसके मोमेंटम के बराबर, उनका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो, तो Pe, तो इसे हम मान लेते हैं Pe यानी कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Pe cos थीटा प्लस h/λ cos फाई। ध्यान रखिएगा ये जो एंगल है इसे फाई कहते हैं, यानी कि फोटोन जो एंगल बनाता है स्कैटर होने के बाद हॉरिजॉन्टल से, उसे हम फाई कहते हैं। वैसे आप कुछ भी एंगल लिख सकते हैं, लेकिन जो जनरल कन्वेंशन है उसके हम बात करते हैं। तो इसको ये तो पहली इक्वेशन हम डाल देते हैं सर, ये पहली इक्वेशन है। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। तो किधर लिखें, ठीक है, तो इधर लिख देते हैं, दिख रहा है। तो दूसरी इक्वेशन जब हम एनर्जी कंजर्वेशन से लिखेंगे तब था क्या, देखिए कोलिजन से पहले यानी कि इस वेव के एक्सरे के मटेरियल को हिट करने से पहले क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था और वेव थी। तो वेव की एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो वेव की एनर्जी किस टर्म्स में लिखेंगे हम, फोटोन के टर्म्स में, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो hc/λ ये तो वेव की एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास जो होता है वो m0 होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी m0c²। ठीक है, ये इसकी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट की रेस्ट मास एनर्जी इतनी होती है m0c²। ठीक है, तो ये तो इस सिस्टम की हो गई। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकला काफी तेज स्पीड से निकला, तो इसकी जो एनर्जी है ये हम हाफ m² नहीं लिख सकते, इसलिए एनर्जी को हमें रिलेटिविस्टिक टर्म्स में लिखना होगा। और क्या होगा, Pe² c² प्लस m0² c⁴ प्लस hc/λ'। hc/λ' स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी एनर्जी है, ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की जब वो लाइट की स्पीड के आसपास या उसके बराबर या बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे मूव कर रहा होता है, तो ये रिलेटिविस्टिक फिजिक्स से आती है। इन दो इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। यानी कि हमें निकालना क्या था, हमें बेसिकली निकालना था कि अच्छा हमने पता कर लिया कि वेवलेंथ में चेंज होता है, तो कितना चेंज होता है, ठीक है, कितना चेंज होता है वो हम पता करते हैं। तो डेल्टा लैम्डा यानी कि चेंज इन वेवलेंथ बराबर, अब क्योंकि हमने बताया था कि स्कैटर्ड जो एक्सरे होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू ये जो रिजल्ट आता है वो आता है तो इसको जरा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो डिफरेंस इन वेवलेंथ होता है वो बराबर होता है h/mc 1 minus cos phi, where m is the mass of electron, जो m है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये इस तरह से होता है। अब इसमें केस हो सकते हैं कि ये मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम कब होगा जब यहाँ पे ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो cos फाई यानी फाई इक्वल टू 180 cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 180 का मतलब है कि ये जो फाई एंगल बना रहा था, ये जो फाई एंगल बना रहा था ये फाई 180 हो जाए, यानी कि जो वेव है वो जैसे गई वैसे लौट के आ गई। ठीक है, तो जो कॉम्पटाउन स्कैटरिंग है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इस तरह से, और मिनिमम कब होगी जब cos फाई 1 होगा, यानी कि यदि वेव सीधी चली गई बिल्कुल, ठीक है ना, यानी कि टकरा के सीधी चली गई, उसे पार कर गई, तो जो चेंज इन वेवलेंथ होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं जो कि बोर्स मॉडल की तरफ हमें ले जाता है। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि किस तरह से एक और एक्सपेरिमेंट आया जिसे कॉम्पटाउन इफेक्ट कहते हैं, और उसने क्वांटम पिक्चर को किस तरह से सपोर्ट किया। अब एक काफी जाना माना पुराना और बेहद ही विवादास्पद जो एक मॉडल था इलेक्ट्रॉन का,
बोर्स मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम इसकी चर्चा यहाँ क्यों कर रहे हैं। अब एटम के लिए कई सारे मॉडल्स दिए गए। तो सबसे पहले सर जे थॉमसन ने दिया था, फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, फिर इन्होंने दिया था सबसे लास्ट में, और उसके बाद एर्विन श्रोडिंगर ने दिया था श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव नहीं करते हैं बल्कि रैंडमली किसी भी पोजीशन में मूव करते हैं एटम के अंदर। तो सबसे पहले हम एर्विन श्रोडिंगर के मॉडल के ऊपर विजुलाइज करते हैं कि उनका मॉडल किस तरह का था। तो ये एक एटम किस तरह से दिखता है क्वांटम पिक्चर में, उसे हम देखेंगे। तो उसके लिए कि प्लास्टिक की बॉल, और प्लास्टिक की बॉल के अंदर एक छोटी सी बॉल हमने डाली है छेद करके। तो अब देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर जो हमने छोटी बॉल डाली है वो उसे हम इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ये पूरा एक एटम है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में रिवॉल्व करता है तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको इसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक इसकी रैंडम पोजीशन आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, आप इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। ये पूरे स्फीयर में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है एट एनी टाइम। ठीक है, ये देखिए, तो ये एक इस तरह का कुछ एटम होता है हमारे पास, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके अंदर घूमता रहता है। ठीक है ना, इसे आप एक एस ऑर्बिटल मान सकते हैं। एस ऑर्बिटल जो सबसे पहली ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से अंदर, लेकिन इसके अंदर ही रहता है इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि इसको इस बाउंड्री को तोड़ के बाहर निकल आएगा, इस बाउंड्री के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस बहुत सस्ते से मॉडल से आप इलेक्ट्रॉन की एटम की क्वांटम पिक्चर आप ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप पीछे एक लाइट सोर्स चाहिए, जिससे कि लाइट इससे पास हो तो अंदर जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो आपको दिख सके। अब ये एस ऑर्बिटल बनता किस तरह से है, इसकी चर्चा हम जब करेंगे जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में हम स्टडी करने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो शेप है ये गोलाकार शेप किस तरह से आती है, एक स्फेरिकल शेप किस तरह से आती है इस ऑर्बिटल की, जिसे हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये एक एटम की क्वांटम पिक्चर थी, इस तरह का मॉडल उनका था जिसे हम विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसने कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं, ये जो था मॉडल, ये कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक जिसमें फिनोमेनन था, अच्छा आपने सोडियम लैंप देखा होगा। ठीक है, तो सोडियम लैंप में क्या होता है कि जो सोडियम लैंप होता है जब जलता है, ठीक है, जलने के बाद जो उसकी ठीक है, तब वो जो लाइट एमिट करता है, यदि आप उसे प्रिज्म से पास कराएंगे तो होगा क्या कि जो आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा उसमें कुछ लाइंस मिसिंग दिखाई देगी, यानी कुछ लाइंस। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रिज्म में कोई खराबी है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो लाइंस मिस हो रही हैं, यानी कि उस कलर की, उस वेवलेंथ की एनर्जी है ही नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो नील्स बोर ने 1913 में एक मॉडल दिया था जो कि अभी भी पॉपुलर है। हम भले ही एडवांस हो चुके हैं, हम एर्विन श्रोडिंगर के मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनका मॉडल नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और यही सबसे बड़ी डिबेट का विषय है कि आप एक तरफ से आगे बढ़ गए हैं कि जो एटम है, चलिए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिर एक आपको रूपरेखा दे देता हूँ कि
जो एटम है क्या वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है या एटम के अंदर जो कि स्फेरिकल है उसके अंदर कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हम दोनों को नकार नहीं सकते हैं कि बोर्स मॉडल बेकार है और तो हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि बोर्स मॉडल कई फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर रहा है जैसे कि हम अभी दिखाएंगे। तो कौन सा पिक्चर सही है, क्या दोनों सही है, तो दोनों सही है तो हम दोनों को एक साथ फिट कैसे बिठा सकते हैं, तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू कैन थिंक अपॉन। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब सोडियम जो वेपर थी, ठीक है ना, तो जो वेपर थी जो सोडियम जल रहा था, सोडियम लैंप था, उससे जो लाइट पास कराई गई उसमें ऐसा नहीं कि सारी वेवलेंथ पाई गई, उसमें जो 4 वेवलेंथ थी वो मैं आपको लिखता हूँ 656.6 नैनोमीटर, 486.4 नैनोमीटर, 434.3 नैनोमीटर और 410.4 नैनोमीटर। ये पहली 4 वेवलेंथ थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो विजुअल रीजन में थी, ठीक है ना। कोई भी वेवलेंथ ऐसी नहीं थी लाइक 600, 601 इस तरह की कोई भी वेवलेंथ हमें नहीं मिली। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो वेवलेंथ कहाँ चली गई, मतलब उस वेवलेंथ की लाइट कहाँ चली गई, क्या उस वेवलेंथ की लाइट एग्जिस्ट करती है उस फिनोमेनन के लिए, उस एपरेटस के लिए। तो हमने बाद में ऑब्जर्व किया कि इस तरह की कोई भी वेवलेंथ इस केस में सोडियम जो लैंप सोडियम लैंप है उससे जो लाइट एमिट हो रही है उस केस में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए फिर हमने बोर्स मॉडल का सहारा लिया कि देखते हैं क्या होता है। तो आपने पढ़ा था बोर्स मॉडल में एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आपको डी ब्रोगली जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया गया था, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का। अब किसी भी nth ऑर्बिट में हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v n है, रेडियस उस ऑर्बिट की r n है और ये n h/2 के बराबर है। अब ये कैसे लिखा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो r क्रॉस p होता है, ठीक है ना, ये r है ये p सिंपल मोमेंटम। दूसरा इक्वेशन हमने लिखा कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो उसे बैलेंस कौन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं भाग जा रहा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है, ये v² बना है, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, ये सेंटर से बाहर धकेलने वाला फोर्स, ठीक है ना। तो ये जो है एक दूसरे को, सॉरी ये सेंटर की तरफ ही खींचता है, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी नए तरह का फोर्स नहीं होता, ठीक है ना, ये पुराने फोर्सेस से ही ओरिजिनेट होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसे इक्वेट कर दिया। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे रखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशंस आती हैं कुछ, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक बार, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं v n और r n और 2 इक्वेशन है, तो आप कर सकते हैं इजीली, और काफी अच्छा डेरिवेशन होता है इसका, लेकिन हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ आपके सामने कि क्या होंगे। ठीक है, तो आर एन यानी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 4πε0 टाइम्स h क्रॉस इज इक्वल टू h/2π। ये आप आगे ध्यान रखिएगा, आगे यूज होगा ये बहुत। n² इज इक्वल टू n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये सब ये। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये दी गई इस एक्सप्रेशन के द्वारा e² 4πε0 h क्रॉस n,
अब यहाँ पे देखिए रेडियस के केस में n स्क्वायर ऊपर आ रहा है और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के केस में n नीचे आ रहा है। तो ये है। अब इन दोनों से हम एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू nth ऑर्बिट लिख सकते हैं। जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में वो हम लिख सकते हैं हाफ mv² टाइप्स करके। तो वो क्या होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो होती है लेट मी यूज दिस me e to the power 4 to 4 pi epsilon naught h cross square n square। ये किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो यहाँ भी आप देखिए n स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि किस में n स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, किस में न्यूमरेटर में आ रहा है, कितनी पावर है, लाइक दिस। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। तो अच्छा ये तो किसी nth ऑर्बिट में है। यदि हम माने कि किसी mth ऑर्बिट यानी कि उस अच्छा ये कोई हायर ऑर्बिट है, ये कोई हायर ऑर्बिट है जैसे इस तरह से ये nth ऑर्बिट है। यदि इससे कोई नीचे की कोई ऑर्बिट है m, ठीक है, तो उसमें एनर्जी क्या होगी, तो n की जगह आप m पुट कर देंगे me e to the power 4 to 4 pi epsilon naught h cross square m square। क्योंकि m कम है तो 1/m भी 1/m बड़ा होगा, तो 1/m इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इतनी एनर्जी em माइनस en इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी वो रिलीज करेगा। अब एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका मतलब यदि एनर्जी जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है यदि वो विजिबल रीजन में लाई करती है तो आपको एक विजिबल लाइट दिखाई देगी। तो वो उसकी वेवलेंथ क्या होगी आपको पता है, E इक्वल टू hc/λ। इस E की जगह एनर्जी डिफरेंस लिखेंगे em माइनस en इक्वल टू hc/λ। लैम्डा क्या आ जाएगा hc/em माइनस em। तो ये था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि em और en की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है ना, मतलब कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती, इसलिए हमको स्पेसिफिक वेवलेंथ ही मिलेंगी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था तो इसके थ्रू एक्सप्लेन हो पाया, ठीक है। अच्छा हमें विजुअल रीजन में लाइट कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से n इक्वल टू 2 पर जंप करता है। When electron jump from any nth orbit to n equal to 2th orbit, then we get light corresponding to visible region of electromagnetic spectrum। तो ये होता है। अब ये इतना था। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने कंप्लीट किया। थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ हम कल आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आपके वो आप मुझे बताइएगा। अच्छा तो जैसे मैं कह रहा था कि हम इसमें से किसको सही माने। अभी बोर्ड मॉडल से हमने ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन किया और फिर हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम ऐसा नहीं होता है। एटम एक बॉल की तरह होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो अर्नेस्ट श्रोडिंगर वाले एटम को सही माने या बोर्ड मॉडल के एटम को सही माने, किसको सही माने ये आपको डिसाइड करना है।